आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रकरण। सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा पहले कि तत्व यानी एलिमेंट ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स। अधातु, धातु और उपधातु। तो यहाँ पर हमें अधातु और उपधातु के बारे में बात नहीं करनी है। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के बारे में। तो ये जो धातुएं होती हैं वो प्रकृति में हम कहते हैं भूपर्टी यानी लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर ये दो तरह के रूप में पाई जाती हैं। एक तो पहली फॉर्म होती है फ्री स्टेट और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। कुछ ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, यानी जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। ये हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, वहाँ पर ये फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अधिकांश धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जिंक धातु है वो जिंक ब्लेंड के रूप में ZnS के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्साइड रूप में पाई जा रही है, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। यानी धातु अपने आसपास के वातावरण में यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से संयोग कर लेगी और ऑक्साइड बना लेगी। यदि उसके आसपास सल्फर है तो सल्फाइड से संयोग करके सल्फाइड बनाएगी, और यदि वहाँ हेलोजन है तो हैलाइड बना लेती है। इस तरह से लेकर ये जो धातुएं हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, अधिकांश धातुएं। अब आता है खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी बताया कि ये धातु होती हैं वो भूपर्टी यानी लिथोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए धातु भूपर्टी में ये एक इस तरह से लेकर कोई रॉक है, इस रॉक में कोई धातु पाई जा रही है। तो इस रॉक को, जिसमें धातु है और धातु के साथ इम्प्योरिटीज वगैरह हैं, अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, इस सब को मिलाकर, यानी धातु प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है उसे हम उस धातु का खनिज कहते हैं। धातु प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उस धातु का अयस्क, खनिज यानी मिनरल्स कहते हैं। अब अलग अलग स्थानों पर धातु अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आयरन है, लोहा है, तो ये कुछ स्थानों पर ये Fe2O3 यानी हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। कुछ स्थानों पर ये Fe3O4 के रूप में पाया जाता है। कुछ स्थानों पर ये 2Fe2O3 3H2 रूप में पाया जाता है। कुछ स्थानों पर आयरन FeS2 यानी आयरन पायराइट के रूप में पाया जाता है। कुछ स्थानों पर ये FeCO3 यानी सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। तो ये अलग अलग स्थानों पर हमें मान लीजिए अलग अलग रॉक में यानी अलग अलग ये धातु प्राप्त हुई। तो ये सब हो गए इस मेटल के मिनरल्स, यानी धातु के ये सब क्या हो गए? खनिज हो गए। हम कह सकते हैं कि ये भी आयरन का खनिज है, ये भी आयरन का खनिज है, ये भी आयरन का खनिज है, और ये भी और ये भी। लेकिन हम हालांकि सभी खनिजों से इस आयरन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा खनिज है जिससे हम आयरन को प्राप्त करें तो उसे प्राप्त करना सरल हो, सुविधाजनक हो और हमें सस्ता भी पड़े। ऐसा नहीं हो कि मालूम पड़ा कि हम किसी ऐसे खनिज से हम उस धातु को प्राप्त करें कि जितने की धातु नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो हम इन खनिजों में से ऐसा खनिज लेते हैं जिससे धातु को प्राप्त करना सस्ता और सुविधाजनक होता है। तो हम आयरन को हेमेटाइट खनिज से प्राप्त करते हैं।
तो ये जो हेमेटाइट खनिज है इसी को कहेंगे हम अयस्क यानी ओर। तो ओर क्या होता है, अयस्क क्या होता है, यानी किसी धातु के खनिजों में से वह खनिज जिससे हम धातु को सरल और सुविधाजनक तरीके से प्राप्त करते हैं वह उस मेटल का ओर यानी धातु का अयस्क कहलाता है। तो अयस्क क्या हो गया, यानी अयस्क वास्तव में कोई एक खनिज ही होता है। अयस्क क्या होता है, खनिज ही होता है, वह खनिज जिससे हम धातु को प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक आता है धातु कर्म, मेटलर्जी। ये धातु कर्म मेटलर्जी, अब तक हमने समझा कि जो धातु है उसे हम अयस्क से प्राप्त करते हैं, ओर से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ये भी आपने देखा कि जो ओर होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसमें एक तो ये धातु है, साथ ही साथ उसमें कुछ इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो ओर के अंदर यानी अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग भी कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। हालांकि जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू ये सब अशुद्धियाँ होती हैं, इनको हम गैंग कहते हैं। तो हम उस अयस्क में से अशुद्धियों को हटाते हुए अंत में शुद्ध धातु प्राप्त करें, तो एक पूरा जो प्रोसेस बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं धातु कर्म यानी मेटलर्जी। यानी अयस्क से प्योर मेटल को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। अब इस प्रोसेस में आगे चल के हम देखेंगे कि इम्प्योरिटीज अलग करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, अभी आगे आपको बताते हैं। तो ये जो धातु कर्म है यानी हम अयस्क से धातु को जो प्राप्त करेंगे, तो मैंने उसके 3 प्रमुख स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 3 प्रमुख स्टेप हैं। पहले स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शोधन। यानी पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो अयस्क है उस अयस्क में से जो गैंग यानी अधात्री हैं उनको हम अलग करेंगे, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू इन सबको अलग करेंगे। तो ये जो पहला स्टेप है उसे कहेंगे अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब अयस्क में से अधात्री यानी गैंग अलग हो जाएंगे, उसके बाद जो अयस्क हमें प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम सांद्रित अयस्क। अब उस सांद्रित अयस्क में से हम धातु को प्राप्त करेंगे, इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ ओर या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, धातु का शोधन। यानी जो हमें धातु प्राप्त होगी, सामान्यतः जब हम अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं तो उसमें जो उसकी शुद्धता है वो लगभग 97% होती है। तो उसे हम फिर आगे चल के 100 तो नहीं लेकिन 100 के आसपास तक उसे शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, यानी रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो ये 3 मुख्य पद हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण और तीसरा धातु का शोधन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप अयस्क का सांद्रण। तो जो ओर है, मैंने कहा इस ओर में कुछ अधात्रियाँ होती हैं जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह। तो उन्हें हम दूर करेंगे, इस वाले स्टेप को हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। तो इस अयस्क को सांद्रित करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 4 मेथड बताऊँगा। एक बताऊँगा फैन प्लवन विधि, दूसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथी निच्छालन यानी लीचिंग। यानी हम अयस्क को सांद्रित करने के लिए हम 4 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो 4 मेथड हैं ये अलग अलग कंडीशन पे आधारित हैं। जैसे फैन प्लवन विधि जो है, फ्लोटेशन प्रोसेस जो है, ये जो सल्फाइड ओर होते हैं उन ओर का कंसंट्रेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कॉपर पायराइट है CuFeS2, इसमें सल्फाइड है,
कॉपर ग्लांस Cu2S, जिंकलैंड ZnS, गलिना PbS। तो जो सल्फाइड ओर हैं इनका सांद्रण हम फेन प्लवन विधि यानी फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये एक हमने टैंक लिया है और इस टैंक में पानी को भर देंगे और पानी को भरने के बाद इसमें कोई एक ऑयल मिलाते हैं। इसमें चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल, कोई तेल ले लेंगे और इसमें ये पाइप है, इसके द्वारा इसमें हम एयर भेजेंगे, हवा भेजेंगे, जिससे क्या हो कि झाग बने। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा तेल पानी मिला हुआ है, इसमें एयर भेजें तो इसमें झाग बनेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे पास सांद्रित अयस्क है उसे पीस कर इसमें मिला देंगे। सांद्रित अयस्क में यानी अयस्क और उसमें गैंग यानी अधात्री दोनों मिक्स हैं, दोनों को मिला देंगे। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इसमें से जो अधात्री यानी गैंग हैं वो यानी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और जो हमारा अयस्क है वो यहाँ पर झागों के साथ ऊपर तैरने लगता है और यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। ये मेथड कहलाता है हमारा फेन प्लवन विधि यानी फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, जरा समझेंगे ठीक से लेकर। इसका जो प्रिंसिपल वो ये है कि जो हमारा अयस्क है और है वो होता है जल विरोधी हाइड्रोफोबिक, और जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो होती हैं जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक। यानी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जल से स्नेह करने वाली होती हैं, यानी वो जल में घुल जाती हैं, जल से चिपक जाती हैं। तो अशुद्धियाँ चूँकि जल में चिपक जाती हैं, जल में घुल जाती हैं और वो भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं। लेकिन चूँकि जो ओर है अयस्क है वो जल विरोधी होता है, इसलिए वो जल में नहीं घुलता और क्या होता है वो जल विरोधी होता है, लेकिन वो जो ऑयल है उससे उसका स्नेह रहता है तो ऑयल से चिपकता है। ऑयल से चिपक कर वो तेल ऑयल के साथ जो झाग बने हैं उनके साथ ऊपर आ जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल सिद्धांत है। अब इसमें कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें मिक्सअप करते हैं और वो हैं, जैसे हम कहते हैं, एक होता है कलेक्टर यानी कलेक्टिंग एजेंट। तो सोडियम एथिल जैंथेट या पोटेशियम एथिल जैंथेट जो है वो कलेक्टिंग एजेंट होता है। ये करता क्या है कि मैंने कहा जैसे जो ओर है अयस्क है वो तेल के साथ ऊपर जाता है, तो वो जाता इसलिए क्योंकि वो जल विरोधी होता है, यानी जल से उसने रखता नहीं है। तो उसके जल विरोध का जो गुण है उसे ये जो कलेक्टिंग एजेंट है वो और ज़्यादा कर देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा ये हमारा पोटेशियम एथिल जैंथेट है, ये देखिए ये हमारा पोटेशियम एथिल जैंथेट है। तो ये जो पोटेशियम एथिल होता है इसके दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। पहला वाला पार्ट हमारा कैसा है, ये जल विरोधी पार्ट है, दूसरा जल स्नेही है। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा जल विरोधी पार्ट है उसे हम इस तरह से बना लिया, मैंने जल संयुग इस तरह बना लिया। तो पोटेशियम एथिल क्या करता है कि जो ओर का पार्टिकल है उस ओर के पार्टिकल को ये चारों ओर से ऐसे करके घेर लेता है और इसको घेरने के बाद इसे खुद कैसा करता है, जल विरोधी और ज़्यादा बना देता है। जिससे क्या होता है, जब जल विरोधी हो जाएगा तो क्या होगा, ये फिर जल से स्नेह नहीं करेगा और ऑयल के साथ ऊपर यहाँ पर आके बैठ जाएगा। साथ ही साथ इसमें मिलाते हैं हम फ्रोथ स्ट्रॉबेरी, कुछ मिलाते हैं इसमें। ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने कहा झाग बनते हैं। झाग आपने देखा हुआ, झाग बन जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो झाग समाप्ति हो जाते हैं। तो झाग लगातार बने रहे हैं, इसलिए क्या होता है इसमें हम एक पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं फ्रूट स्टेबलाइजर। इसमें हम क्रिसोल या एनलिन कोई एक पदार्थ मिला देंगे तो वो जो क्रिसोल या एनलिन है वो क्या करेगा, इन झागों को समाप्त होने से रोकेगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रोसेस था, फेन प्लवन विधि। अगला प्रोसेस आता है और वो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस मेथड के द्वारा हम कुछ ऐसे अयस्क हैं उनका स्थानांतरण करते हैं जो कैसे होते हैं, यानी हैवी मेटल की ओर होते हैं, यानी जो थोड़े से भारी किस्म के होते हैं।
जैसे टिन का अयस्क का SnO2 या आयरन का अयस्क का Fe2O3 या Pb का, ऐसे करके जो और भारी होते हैं। यानी अयस्क तो भारी होता है लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हल्की होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, यानी ग्रेविटी सेपरेशन का यूज़ करते हैं। इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये ऊपर से हम यहाँ से उस ओर को पीस कर नीचे गिराते हैं जिसमें ओर भी है और इसमें इम्प्योरिटीज भी है। तो ये एक प्लेट है और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पानी की धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी एक जेट होता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर से वाटर को यहाँ फ्लो करते हैं। जब प्रेशर से पानी आता है तो क्या होता है कि जो ओर है, चूँकि वो भारी है, वो तो पहले यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो इसमें इम्प्योरिटीज हल्की हैं वो क्या होंगी, वो बह जाएंगी पानी के साथ, आगे जाकर कहीं इकट्ठी होंगी। इसीलिए क्या होता है, ये गैंग यानी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं और हैवी में जो ओर है वो अलग हो जाता है। ये होगा दूसरा वाला मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसी प्रकार से हम अयस्क का साधन करने के लिए एक और मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण। इस मेथड का प्रयोग कब करते हैं, इस मेथड का प्रयोग तब करते हैं जब उस ओर के अंदर कोई चुंबकीय अशुद्धि घुली हो। जैसे मान लो टिन का अयस्क है SnO2, इसमें अशुद्धि के रूप में एक पदार्थ यानी Fe2O3 उपस्थित रहता है, जो जिसकी जो नेचर है वो कैसी है, मैग्नेटिक है यानी चुंबकीय है। तो अब इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक इस तरह का एक एपरेटस लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये दो व्हील हैं, पहिए हैं। इनमें से जो पहला वाला पहिया है ये मैग्नेटिक रोलर है, यानी ये चुंबक का बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर एक बेल्ट है, ये बेल्ट घूमती रहती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ओर को यानी पिसा हुआ ओर है यहाँ गिराएंगे, तो अयस्क और अशुद्धि दोनों जो मिली हुई है यहाँ पर गिरेंगी, इस बेल्ट के सारे आगे बढ़ेंगी। तो क्या होगा, ये जो हमारा व्हील है वो कैसा है, मैग्नेटिक है। तो क्या होगा, इसमें जो अशुद्धि भी कैसी है, मैग्नेटिक है। तो जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटी ज़्यादातर है, वो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा खिंचेगी इस ओर, और खिंचने से क्या होगा, थोड़ा दूर इधर जाकर गिरेगी। अब चूंकि जो हमारा अयस्क है वो चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, तो क्या होगा, वो पहले ही गिर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, प्योर ओर यहाँ हो जाएगा और अशुद्धि यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से लेकर ये देखें, तो इस तरह से लेकर यहाँ से ये गिरेगा नीचे, तो अशुद्धि चुंबकीय है वो यहाँ गिरेगी, और जो शुद्ध ओर है जो चुंबकीय प्रकृति का नहीं है वो यहाँ गिरेगा। इस तरह से लेकर दोनों अलग अलग गिरेंगे, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो अंत में आता है, लास्ट है चौथा मेथड, वो है लीचिंग यानी निच्छालन। ये जो निच्छालन विधि है, इसका प्रयोग करते हैं खास तौर से लेकर, जैसे मान लीजिए चांदी है, सोना है या एल्यूमिनियम है, इनके अयस्कों का संरक्षण करने के लिए। क्योंकि खास बात ये होती है कि इनके अंदर जो ओर होते हैं, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तो ये तो किसी रसायन में घुल जाएंगे, लेकिन इम्प्योरिटीज रसायन में नहीं घुलती। यानी जब और तो किसी केमिकल में, एसिड, बेस या किसी अन्य केमिकल में क्या हो, घुल जाए, लेकिन जो अशुद्धि उसके अंदर है वो न घुले। ऐसी स्थिति में हम लीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक ओर यानी अयस्क है जिसमें इम्प्योरिटीज शामिल हैं, तो क्या हुआ कि हम इसमें कोई एक रसायन मिलाएंगे। जो रसायन मिलाया जाता है, अम्ल, क्षार या कोई और केमिकल, उसे हम लीचिंग एजेंट कहते हैं। ये लीचिंग एजेंट क्या करेगा, ये इसके अंदर जो ओर है यानी अयस्क है, उस अयस्क को अपने आप में घोल लेगा। यानी ओर है वो कैसा होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो सॉल्युबल नहीं होगी, यानी जो गैंग है वो इनसॉल्युबल रहेगा। तो इस तरीके से लेकर क्या होता है, हम इस मेथड के द्वारा हम अयस्क का साधन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो मेथड है वो इस बेस पर आधारित है कि ओर और इम्प्योरिटी की रिएक्टिविटी कैसी होती है, वो अलग अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे ये चांदी का कोई ओर है, हमने क्या किया, इसमें NaCN यानी ये लीचिंग एजेंट है, उससे इसको रिएक्ट कराया, तो क्या देखा
कि जो हमारा ओर है वो घुल गया, और घुलने के बाद वो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, और उसमें से जो इम्प्योरिटीज है वो घुली नहीं, उसको हम छान के यानी फिल्टर करके अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको मेटलर्जी का जो फर्स्ट स्टेप है यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसकी मैंने चारों जो मेथड है वो मैंने करा दिए हैं। कल मैं आपको अगला स्टेप कराऊंगा, तब तक आप लोग सभी ध्यान दें।